चलिए आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 9 को लेकर। चैप्टर 9 है गुप्ता पीरियड। ठीक है, चैप्टर 9 जो है हमारा चैप्टर 9 जो है वो बात करेंगे बेटा गुप्ता पीरियड को लेकर। किसके बारे में बात करेंगे? द पीरियड ऑफ गुप्ताज, द पीरियड ऑफ गुप्ताज। तो हमने मौर्यों के बारे में बात किया, मौर्यों के बाद हमने मौर्योत्तर के बारे में बात किया, और आज हम जो बात करेंगे बेटा वो गुप्तों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे चीजों को हम लोग जो है ब्रॉड लेवल पर लेकर चलेंगे। अगर हम बात करें गुप्त वंश के बारे में, यानी कि गुप्ताज डायनेस्टी के बारे में बात करें, डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें, तो क्या हम गुप्ता डायनेस्टी में ये कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो एरिया था, या गुप्त साम्राज्य का जो प्रादुर्भाव था, या गुप्त साम्राज्य भारत में कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद स्थापित हुआ था? भाई कनिष्क के बारे में कल हमने चर्चा किया था, और कनिष्क के बाद हमने कहा कि कुषाण शासकों के पतन के बाद जो है ये क्या हुआ था बेटा, यह पश्चात शुरू हुआ था। तो सबसे पहला है बात की कुषाणों के पतन के बाद, पतन के बाद जो मैंने कहा कि गुप्त साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, ये बात आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, गुप्तों ने कुषाणों और सातवाहन से भी, जो चाहे कुषाण थे चाहे वो सातवाहन थे, इनसे बड़े भी भूभाग पर राज्य स्थापित किया। भाई चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में भी हम बात करेंगे, बड़े बड़े जितने भी सूरवीर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो गुप्तों का जो एरिया था भाई, जाहिर सी बात है एरिया एक्सपेंशन सबका काम था। कोई भी राजा क्या करता था भाई, एरिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बात किया, उसके बाद जो है हमने अशोक के बारे में बात किया। तो राजा का काम क्या होता है? एक्सपेंशन करना, राज्य को क्या करना? इंक्रीज करना, बढ़ाना। बात समझ में आया? तो कुषाणों के पतन के बाद जो है गुप्त साम्राज्य की क्या हुई थी बेटा? शुरुआत हुई थी। अभी मैं समझा रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं। गुप्त शासक चूंकि क्या थे बेटा, ये जो गुप्त डायनेस्टी वाले थे ये वैश्य थे। ये क्या थे? वैश्य थे। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य की जब शुरुआत हुई, इन्होंने भारत को चौथी तथा पांचवी शताब्दी तक एक सूत्र में बांधे रखा। कुषाणों और सातवाहनों से भी बड़े भूभाग पर ये राज्य स्थापित करते थे। तो याद रखना, कुषाणों और सातवाहनों, सातवाहनों जो सातवाहन थे, तो मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि कुषाणों और सातवाहनों से भी बड़े भूभाग पर, से भी बड़े भूभाग पर, भाग पर राज्य स्थापित करते थे। लिख लीजिए, राज्य स्थापित करते थे। बड़े भूभाग पर बेटा राज्य स्थापित करते थे। अगर मैं ये भी कहूं कि तीसरी सदी के, मैंने ये कहा था कि चौथी और पांचवी सदी तक जो है ये एक सूत्र में बांधे थे, लेकिन ईसा की जो तीसरी सदी जैसे आते आते गुप्त वंश का जो अंतिम शासन था उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलता है, और उनकी सत्ता का जो केंद्र था वो था प्रयागराज, जो आज है, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे लेकिन आज हम प्रयागराज कहते हैं। प्रारंभ में कुषाणों के ये सामंत थे। गुप्त के शासक जो थे प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे, और इन्होंने कुषाणों से बहुत कुछ सीखा भी था। गुप्त वंश के जो साक्ष्य है, उन साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों के आदि पुरुष जो है वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। सबसे पहले शुरुआत किया था श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने, ये कहा जाए गुप्त साम्राज्य के संस्थापक तो गलत नहीं होगा। ये क्या थे बेटा? संस्थापक थे, श्रीगुप्त साहब। और गुप्तों ने, मैंने कहा कि उसका उत्तराधिकारी, मतलब श्रीगुप्त के बारे में अगर हम बात करें, धीरे धीरे सभी राजाएं आए। तो पहले इतनी बातें, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा कि ये क्या थे? ये वैश्य थे। भाई चार हमारे वर्णाश कितने थे? 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और मैंने कहा कि कुषाणों और सातवाहनों से भी बड़े भूभाग पर राज्य स्थापित किए,
मैंने कहा गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हुई और कुषाणों के पतन के बाद, और ये गुप्त कौन थे? वैश्य थे। और मैंने कहा कि चौथी और पांचवी शताब्दी में इन्होंने बांध के सबको रखा था, लेकिन तीसरी तक आते आते ये सिमट कर रह गए और इनका जो केंद्र था वो प्रयागराज था। तो ये भी बात आप सभी को लिखना, पहले इतना लिख लीजिए, इतनी बातों को लिख लो बेटा। तो आइए जो है हम लोग एक एक करके जो है इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो बात हमने किया, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो लिखिए चंद्रगुप्त, गुप्ताज फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अगर हम बात करें, 319 से लेकर 319 से लेकर 324 तक ये शासन किया, सॉरी 334 तक, ये 34 है। गुप्त वंश का जो पहला प्रसिद्ध शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। पहला प्रसिद्ध शासक कौन था बेटा? यही चंद्रगुप्त फर्स्ट था, प्रथम था। उसने एक लिच्छवी जो राजकुमारी थी, भाई सभी लोग क्या करते थे, राज्य को स्थापित करने के दो ही तरीके थे। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने क्या किया बेटा? लिच्छवी राजकुमारी से शादी किया, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह, ऐसे लिखिए, राजकुमारी से विवाह किया। अब आदमी जब शादी उदी कर लेगा तो फिर तो कुछ तो करना है। और ये लक्ष्मी राजकुमारी कहां की थी बेटा? नेपाल की थी। क्लियर है सबको? एक एक लाइन में बता रहा हूं। क्योंकि ये लक्ष्मी जो राजकुमारी थी वो क्षत्रिय कुल की थी, क्षत्रिय कुल, ये क्षत्रिय कुल की थी, क्षत्रियास थी। और क्षत्रिय कुल में विवाह करने से चार वर्ण कौन कौन थे? एक ब्राह्मणाज, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक है शूद्र। भाई ज्ञान देने का काम किसका था? इसका था। लड़ाई करने का काम इसका था। बिजनेस करने का काम इसका था और सबकी सेवा करने का काम इसका था। हायरार्की में अगर 1 2 3 4 में मैं करता हूं तो ये 3 नंबर पे था, और जैसे इसकी शादी 2 नंबर से होती है इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, क्योंकि ये क्या थी? ये छत्री थी। और ये क्या था? ये वैश्य था। ये क्या था बेटा? वैश्य था। हम मैरिज होता है तो इसकी प्रतिष्ठा में, यानी कि इसकी प्रतिष्ठा में क्या हुआ बेटा? इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। बात समझ में आए कुछ भी? मैंने कहा कि चंद्रगुप्त प्रथम काफी प्रतापी राजा था, काफी एम्बिशियस था, काफी महत्वाकांक्षी था। लेकिन मैंने कहा पहले इसको चीजों को समझिएगा। ये आपके जब मेंस लिखेंगे तो चीजें बताइए कि पहला प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। इसकी जो शादी होती है लिच्छवी राजकुमारी से, और ये क्षत्रिय कुल की थी, नेपाल की थी, और उनसे शादी होती है तो इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। ये भी एक बड़ी पॉइंट है बेटा। आप ही की पत्नी एज ए आईएएस अधिकारी हो जाए और आपसे शादी हो जाए तो क्या आपकी प्रतिष्ठा में, आपके परिवार की प्रतिष्ठा में क्या वृद्धि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो था बेटा एक महान शासक था, एक एक फेमस एम्परर था, फेमस एम्परर, एम्परर था, महान शासक। और इसने एक संवत चलाया था, गुप्त संवत, गुप्ताज संवत, जिसे हम गुप्त संवत कहते हैं। इसने एक संवत चलाया था बेटा, गुप्त संवत, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, इसी चंद्रगुप्त प्रथम ने अयोध्या को पहले साकेत कहा जाता था, साकेत का प्रदेश था अयोध्या, और प्रयागराज और मगध पर शासन किया था। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, तो नोट करके कुछ पॉइंट लिख लो कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था, नोट, चंद्र गुप्ताज जो फर्स्ट है, इसने किस पे शासन किया? साकेत। साकेत अगर मैं कहूं, अयोध्या, अयोध्या, प्रयागराज, लिखो बेटा, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, एंड मगध।
इन तीनों पे क्या किया? रूल्ड बाई, इस पे रूल्ड किया, शासन किया। ठीक है, रूल करना, शासन किया, लिख लो, शासन किया। देखो इतिहास को इतना इजी तरीके से मैं बता रहा हूं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। हर राजा एक उपाधि धारण करता है। जैसे जैसे जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य जयप्रकाश नारायण कहा जाता था। बात समझ में आया? तो चंद्रगुप्त को, जो चंद्रगुप्त प्रथम साहब थे, इनको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। इनको उपाधि कौन सी दी गई थी? महाराजा धीराज। इनको उपाधि दी गई थी बेटा, महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम जो है चांदी यानी कि सिल्वर्स के जो मुद्राएं थी उसका प्रचलन शुरू करवाया था। किसका? सिल्वर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टार्टेड सिल्वर मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं जो है, जो क्वाइंस कहे या कुछ भी कहिए, चांदी की मुद्राएं इसने क्या किया था बेटा? प्रचलन इसने शुरू किया था। तो जब भी आप चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ें तो आप बताएं कि सर इसका जो सेंटर था वो सेंटर प्रयागराज था, वो सेंटर साकेत यानी कि अयोध्या था, वो सेंटर इसका मगध था। ही स्टार्टेड, मतलब प्रचलन जो स्टार्ट किया इसने वो रजत यानी कि सिल्वर यानी कि चांदी की जो बात करें, जो मुद्राएं थी उनका प्रचलन शुरू करवाया। एंड इसकी जो उपाधि थी वो कौन सी थी बेटा? महाराजा धीराज की जो उपाधि वो चंद्रगुप्त की थी। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। इसी के बाद आता है एक और शेर, समुद्रगुप्त। प्रतापी राजा था ये भी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त प्रतापी राजा था और चंद्रगुप्त का पुत्र था समुद्रगुप्ताज। समुद्रगुप्त चूंकि प्रकृति में मौर्य सम्राट अशोक के विपरीत था। क्योंकि अशोक क्या करता था, आपने देखा होगा, शांति की बात करता है और आक्रामक नीति में विश्वास करता था। लेकिन मतलब आक्रामक नीति तो नहीं, लेकिन वो अशोक से कंपेयर किया जाए तो चूंकि अशोक शांति का रास्ता तलाश चुका था। भाई आप ही अगर जिले के सबसे बड़े डॉन हो और आप डॉनगिरी छोड़ के धम्म का रास्ता अगर पकड़ ले तो आप जिंदगी में शांति चाहते हैं। आईएएस अधिकारी हैं, जिंदगी भर भाग दौड़ है जीवन में, आप चाहते हो कि साहब एकदम शांत रहे, एकदम जिंदगी में कोई टेंशन ना हो हमको, तो आप शांति से गांव में अपना चुपचाप रहेंगे, प्रकृति से दूर, चीजों को से दूर, मतलब प्रकृति मतलब इन भीड़ भाड़ की एरियाओं से दूर। ये हमेशा विजय पर विश्वास करता था, हिंसा पर विश्वास करता था। और चूंकि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, हल्का व्यक्ति थोड़े था, इसका उत्तराधिकारी था और इसने अपने फादर ने जितना किया उससे ज्यादा ये करेगा। आप ही के पिताजी मान लीजिए अगर क्लर्क हो, आप जरूर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, शुरू से ही कहेंगे। मान लीजिए पापा इस आईपी वो हो, क्या कहते हैं, आपके फादर जो मान लीजिए सिपाही हो, तो आप जरूर चाहोगे कि हम डीएसपी बने, एसपी बने, अधिकारी बने और आगे बढ़े। ये भी चाहता है कि हम भी भैया पैसा कमाए, आगे बढ़े। इसका एक दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। इसका दरबारी जो कवि था, इसका जो दरबारी कवि था वो कौन था बेटा? इसका दरबारी जो कवि था वो हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था, लिख लीजिए। हरिसेन कौन था? दरबारी कवि था। इसने प्रयाग प्रशस्ति, चूंकि एरिया प्रयाग इसका था, प्रयाग प्रशस्ति में उसने वर्णित किया। उसने एक अपना अभिलेख जो था, समुद्रगुप्त ने अभिलेख जो था इसका प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित किया है। लिखो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित। अभिलेख है बेटा, प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित किया है। एक एक लाइन मैं इसीलिए बता रहा हूं कि भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने बहुत सारे प्रदेशों को जीता, बहुत सारे प्रदेश को जीता और उसने जो है, जो जीता हुआ स्थान था उसको 5 समूहों में बांटा। तो बहुत सारे प्रदेशों को विजित किया
और इन प्रदेशों को कैटेगराइज किया कितने टाइम में? 5 समूह में, 5 समूह। देखिए जब भी आप सिनोप्सिस में इसीलिए बना रहा हूं कि मेंस जब भी बेटा आप दोगे तो कम से कम ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट तो याद रहे, ये सारी चीजें याद रहे। अब 5 जो इसके जो समूह है, प्रथम समूह में कौन सा आता है या फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट में कौन आता है? तो पहले समूह में गंगा यमुना के दोआब के राजा शामिल है। दोआब ऑफ गंगा यमुना, गंगा यमुना एम्परर, गंगा यमुना के राजा आते हैं जिन्हें पराजित करके उनके राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। इनको क्या किया गया? इनको डिफीट किया गया, पराजित किया गया, और पराजित करने के बाद जो इनके राज्य को क्या किया गया? इनके राज्य को क्या किया गया बेटा? तो इनके राज्य को बेटा गुप्त साम्राज्य में मिला दिया गया। इनके राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला दिया गया, मिला दिया। पहला। दूसरा पॉइंट आता है बेटा जो सेकंड है, सेकंड आता है, लिख लीजिए, सेकंड जो पॉइंट है ये आता है बेटा पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी लिख लो हिमालय के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, सेकंड लिख लो पूर्वी हिमालय के राज्य और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक, और सीमावर्ती राज्यों के शासक, राज्यों के शासक। जैसे कौन कौन से राज्य हैं बेटा? जैसे नेपाल है, असम है, बंगाल है, लिख लो नेपाल है, असम है, बंगाल है। तीसरा समूह में कौन था बेटा? थर्ड में कौन था? तीसरा 5 समूह बांटा था ना, थर्ड में कौन था? इसमें विंध्य के क्षेत्र आते हैं, एरियाज ऑफ विंध्य, एरियाज ऑफ विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। चतुर्थ में कौन था बेटा? फोर्थ लिख लो, फोर्थ में कौन था? डेक्कन मतलब दक्कन एंड साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक इसमें शामिल थे, इसमें 12 शासक शामिल, और इनको पराजित करता है, पराजित कर कहां मिलाता है बेटा? इनको पराजित करके छोड़ दिया गया, दिया। पांचवा आता है, इसमें शक और कुषाणों के नाम दिए गए। फिफ्थ में लिख लो सकाज और कुषाण, 5 राज्य है बेटा ना। शको और कुषाणों के नाम दिए गए जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में शासन करते थे, कुछ कहां पर? अफगानिस्तान में शासन करते थे। तो इतनी बातें आप सभी को पहले लिखना है। फोर्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ क्या कह रहा है? अच्छा एक चीज और था, मैंने कहा कि इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्योंकि समुद्रगुप्त अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है, अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है, और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, लिख लीजिए, एक समुद्र भारत का नेपोलियन किसने कहा? से किसने कहा? ब्रिटिश हिस्टोरियन, लिख लो ब्रिटिश हिस्टोरियन। क्या नाम है इनका? इस हिस्टोरियन का नाम है बेटा, क्या नाम है इनका? अभी आप लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं सारी चीजों को आप लोगों को करा दे रहा हूं, ठीक है? तो विसेंट स्मिथ जो है इनको भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि ये बहादुर था, और जो लोग बहादुर होते हैं वो हर जगह अपनी बहादुरी दिखाते ही हैं।
बात समझ में आया सभी को। इसके बाद एक छोटा सा इसी का लिटिल बिट आता है रामगुप्त। लिखिए रामागुप्ताज, रामा गुप्ताज, रामगुप्ता 380 में आते हैं ये एडी में। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना और एक कमजोर शासक था। ये क्या था बेटा? वीक एम्परर, कमजोर शासक था। पापा इतने महान और बेटा इतने कमजोर। मुद्रा राजस्व की जो विशाखदत्त की जो रचना है, रामगुप्त ने शक आक्रमणकारियों के समर्पण कर दी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अपने जिले के या आप अपने मोहल्ले के, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये है आपका घर जो है 4 मंजिला आपके घर गांव में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मान लो 5 मंजिला है। आपके नीचे के जितने लोग हैं मोहल्ले में सब गरीब है, सब गरीब है, सब गरीब है, ये सब गरीब है। ये लोग क्या है? सब पुअर है, ये सब पुअर है बेटा। आप ताकत जब तक आपके पास रहेगी ये लोग शांत रहेंगे। जिस दिन आप थोड़ा भी कमजोर हुए ये सारे के सारे आप पे ऊपर अटैक कर देंगे, सारे के सारे। क्योंकि ये परिस्थिति डिसाइड करती है कि आप किस तरह का शासन करते हैं। ये परिस्थिति डिसाइड करती है। अरे चंद्रगुप्त प्रथम के समय का जलवा अलग था, समुद्रगुप्त के समय का जलवा अलग था, लेकिन क्योंकि वो ताकतवर और वो साहसी, निर्भीक, आपकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक डिग्री है, लेकिन असली लड़ाई आपकी समझदारी है। आप कितना समझदार बनते हो, आप चीजों को कैसे मैनेज करते हो। इतिहास का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहास के पन्नों में उसे पागल घोषित किया गया है। और इतिहास के में सबसे कम पढ़ा लिखा शासक है जिसका नाम है अकबर। इतिहास के पन्नों में उसे अकबर महान कहा गया, क्योंकि अकबर की पॉलिसी उसको महान बनाती है। मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि क्या जोधा नहीं होती तो क्या अकबर महान नहीं होता, क्या गांधी जी नहीं होते तो क्या देश आजाद नहीं होता? आजाद होता, क्योंकि एक व्यक्ति के होने से हो सकता है आजादी हमको 47 में 57 में मिलती, लेकिन हमारे होने और ना होने से क्या मैं नहीं रहता तो इतिहास आप लोग नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते यार, किसी और से पढ़ते। विशाख दत्त की जो रचना है देवी गुप्त में, इसमें बात जिक्र किया गया है कि रामगुप्त ने शक आक्रमणकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। वीक शासक और शक आक्रमणकारियों के समक्ष, आक्रमणकारियों के समक्ष समर्पण किया था, समर्पण किया था। आक्रमणकारियों के समक्ष बेटा इसने क्या किया था? समर्पण किया था। बात समझ में आया? ये भी बात याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है? तो ये भी बात चीजें लिख सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। लिखिए चंद्रगुप्ता सेकेंड, चंद्रा गुप्ताज, चंद्रगुप्ता सेकेंड के बारे में लिखिए। ये 300 जो है कहा जाए 380 से 412 412 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पहले लिख लीजिए, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड बहुत ही ये भी महत्वाकांक्षी शासक है। इसने शासनकाल में जो गुप्त साम्राज्य को फिर शीर्ष पर पहुंचाया, गुप्त साम्राज्य को, गुप्ताज साम्राज्य को, इसको ने क्या किया? शीर्ष पर पहुंचाया। पहला काम इसने किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। इसे विक्रमादित्य उपाधि, ये इनको उपाधि दी गई है विक्रमादित्य का। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अपने पिता के हित में काम करता था, और चंद्रगुप्त द्वितीय यह उपाधि उसे उज्जैन के शासक ने दिया था।
क्योंकि पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में यह उपाधि किसने दिया था? उज्जैन के शासक ने, उज्जैन के शासकों ने दिया था। किस उपलक्ष्य में दिया था? क्योंकि ये भाई साहब शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में, शक क्षत्रपों पर विजय, क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में, विजय पाने के उपलक्ष्य में। तो ये पूरी कहानी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नाम किसी राजा की कृति का वर्णन, तो ये कहा जा सकता है कि उसे गुप्त साम्राज्य का प्रभुत्व जो है पश्चिमोत्तर भारत में और बंगाल में भी स्थापित किया था। ये उस व्यक्ति का नाम है, भारत का विक्रमादित्य कहा जाता है। ये चीजें भी आप सभी को याद होनी चाहिए। चंद्रगुप्त का जो उज्जैन में जो दरबार था, कालिदास और अमर सिंह जैसे वहां पर कवि जो है वहां देखने को मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, कुछ इनके बारे में जान लीजिए। इनके बड़े बड़े विद्वान इनके साम्राज्य में थे। तो बड़े बड़े विद्वानों में अगर हम बात करें बेटा, बड़े बड़े विद्वान थे जैसे अमर सिंह, कालिदास, ये बड़े बड़े विद्वान थे। इन्हीं के शासनकाल में, इन दिस पीरियड, फॉरेन ट्रेवलर कौन आया था? चीनी यात्री जो आया था, फायान भारत आया था। कौन आया था बेटा? फायान भारत आया। ठीक है, 319 से 414 तक था। और यहां के लोगों के जीवन के बारे में वर्णन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के कई सारे बेटा नवरत्न थे। तो लिखिए, नवरत्न कौन थे? पहला नाम आता है बेटा कालिदास साहब का, कालिदास। दूसरा नाम आता है अमर सिंह का। कालिदास हो गए, अमर सिंह हो गए, शंकु हो गए, धनवंतरी हो गए। शंकु, धनवंतरी, शंकु हो गए, धनवंतरी हो गए, हड़पक हो गए, हड़पक हो गए, यहां तक कि वर रुचि हो गए। लिख लो वर रुचि, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ बेटा घटक कपर हो गए, कपर हो गए, दारा मिहिर हो गए, दारा मिहिर हो गए। और लास्ट लिख लो बेटा, एक और जो है आपके बेताल भट्ट थे, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, ऐसे लिखिए, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट हो। ये टोटल उनके नवरत्न थे। लिख लीजिए सारे नवरत्नों के बारे में। ठीक है बेटा, अगला लिखिए कुमार गुप्त प्रथम। कुमार
गुप्ताज प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। लिख लो, चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी। पहला। दूसरा, इसने 40 वर्षों तक क्या किया बेटा? शासन किया और अश्वमेध यज्ञ भी किया। 40 ईयर शासन, 40 ईयर रूल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अश्वमेध यज्ञ भी किया। पहले अश्वमेध यज्ञ बड़े बड़े लोग करते थे। 3 पॉइंट पहले याद रखिए। इसके अभिलेखों के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुड़ आक्रमण हुए। इसी के शासनकाल में क्या हुआ बेटा? हुड़ इन्वेजन, हुड़ इन्वेजन हुए, आक्रमण हुए। पहला आक्रमण हुड़ों का था। ये फर्स्ट आक्रमण हुआ था हुड़ों का, याद रखिएगा। और मैंने कहा कि दूसरा पुष्यमित्रों का था, जिन्होंने गुप्त शासकीय प्रदेशों पर आक्रमण भी किया। तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में बस इतना ही जानिए, बहुत है। इसके बाद शासक आता है स्कंद गुप्ताज के बारे में लिख लो बेटा। 455 से 467 तक था। स्कंद गुप्त ने कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद सत्ता प्राप्त की। जब कुमारगुप्त प्रथम के बाद सत्ता प्राप्त किया इसने, और स्कंद गुप्त को जो कहा जाए अगर स्कंद गुप्त के बारे में, इसने भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेखों के अनुसार अगर इसके बारे में कहा जाए, स्कंद गुप्त के 4 प्रकार के शत्रुओं से निपटा था। यह 4 प्रकार के शत्रुओं से निपटता था, शत्रुओं से निपटा था। 4 प्रकार के शत्रुओं से निपटा था। पहला, पुष्यमित्रों पर हमला किया, अपदस्थ शासकों का विरोध किया। पहला लिखो, अपदस्थ शासकों का विरोध, विरोध। दूसरा, हुड़ों का आक्रमण, लिख लो, हुड़ों का आक्रमण किया, आक्रमण। तीसरा, पुष्यमित्रों पर हमला। 4 काम किया। और चौथा बट नॉट लिस्ट, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष किया इसने। तो 4 काम स्कंद गुप्त के समय देखने को मिलता है। इन चारों पॉइंट को लिख लीजिए। अगर गुप्त काल इतना ही प्यारा था तो फिर क्यों इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को भी हम लोग जान लें कि भैया प्रशासन कैसा चलता था। तो हेडिंग डालिए, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, गुप्ताज पीरियड। लिखिए, गुप्त काल में जो था, राजा का जो पद था वो वंशानुगत हायरार्की था, परंतु राज सत्ता जो था, जो ज्येष्ठ था, बड़ा था, उसी को मिलता था। राजगद्दी हमेशा, कभी काल ऐसा होता था कि ज्येष्ठ पुत्र को नहीं भी मिलता था, और इसका लाभ जो है सामंत और उत्तराधिकारी भी उठा सकते थे। गुप्त राजाओं की सबसे बड़ी गलती तो ये थी, राजाओं की, उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दिया, ब्राह्मणों को दान। अब दान जब इनको दोगे तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भैया 7वें आसमान पर चढ़ा देंगे। इनकी तुलना विभिन्न देवताओं से करके कि भैया आप तो एकदम प्रतापी राजा हैं, आप जैसा कुछ नहीं है, आप लोग इतना दान पान करते हैं, आप लोग लोगों को इतना इज्जत देते हैं। मैं बार बार कहता हूं, अशोक का क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य हमने पढ़ा तो क्या देखा? वो भी खजाना एकदम खाली कर करके दान कर रहे थे।
अरे पहले सिक्योरिटी मजबूत करो, एक्सेस हो तब ना दान करोगे। आप भूखे मर रहे हो, कहां से दान करोगे? जब दान मिलने के बाद आभार प्रकट किया कि साहब आप तो एकदम भगवान के समान है, प्रकट किया। अब ये लोग प्रफुल्लित होकर, अरे भैया हमारे तो एकदम समझो हमको। गुप्त काल में राजा को रक्षा और पालन करने वाला कहा गया। भगवान विष्णु के रूप में देखा जाने लगा। भगवान विष्णु के रूप में देखा जाने लगा। विष्णु के रूप में देखा जाने लगा। इनकी जो पत्नी थी, भगवान विष्णु की जो पत्नी थी लक्ष्मी जी, सिक्कों पर अंकित, कॉइन्स पर। समझ में आ रहा है कुछ भी आप लोग को? मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो आप जीवन में याद रखेंगे बेटा। सदा अंकित रहती थी। गुप्त शासक अस्थाई सेना रखते थे कि भैया कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहो। दूसरी बात, घुड़सवारों की महत्ता बढ़ती गई। घोड़े पर सवार होकर तीर चलाना रण कौशल माना जाता था। तो ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बेटा, ये सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो, घुड़सवारों की संख्या बढ़ी, की संख्या बढ़ी। लिख लो, घुड़सवारों की क्या बढ़ी? तो घुड़सवारों की बेटा संख्या बढ़ गई। लिख लो, घुड़सवारों की क्या बढ़ी? संख्या बढ़ गई। सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? लिख लो, ऐसे लिखो, इनके काल में लिखो, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, नोट करके लिखो, सेना का जो सबसे टॉप लेवल का अधिकारी था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत कहलाता था। महाबलाधिकृत कहलाता था। महाबलाधिकृत कहलाता था। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, वाणिज्य करों की संख्या घटी। करों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन जो कॉमर्शियल की बात अगर करें, कॉमर्शियल टैक्सेस के बारे में बात करें, उसकी संख्या घटी। रेवेन्यू के रूप में राज्य जो था, हमेशा जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका चौथे भाग से लेकर छठवें भाग तक क्या करता था? टैक्स के रूप में लेता था। तो जो लैंड रेवेन्यू, भाई सरकार को राजस्व कहां से मिलता है? लैंड से मिलता है, भूमि राजस्व आता है, स्टम्प शुल्क से आता है। तो गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई। जो लैंड रेवेन्यू की बात करें, टैक्सेस की बात करें, संख्या इसकी बढ़ी, टैक्स तो बढ़ गए। वाणिज्य कर, जो कॉमर्शियल, अगर हम टैक्सेस की बात करें, कॉमर्शियल टैक्सेस, इसकी संख्या घट गई। जो लैंड रेवेन्यू था, ये जो भू राजस्व था, मैंने इसके बारे में बढ़ा, लैंड रेवेन्यू के बारे में। जितना भी प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन की बात अगर हम करें, प्रोडक्शन, तो माय डियर, फूड प्रोडक्शन की बात करें, ये फूड प्रोडक्शन जो था, उपज का जितना भी उपज होता था, मान लो ये उपज है, उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक होता था। 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग तक ये टैक्स के रूप में कर देते थे। किसके रूप में बेटा? टैक्स के रूप में। टैक्स के रूप में कर देते थे। तो ये है इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। एकदम इजी तरीके से मैंने आपको बताया। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक व्यवस्था 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णाश् थे, जैसे पहले भी आप जानते हैं। और इस 4 वर्णों में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था, इसका आधार जो था वर्ण का, वह कर्म का ना होकर जन्म था। कर्म नहीं, कर्माज नहीं, बल्कि नहीं, बल्कि
जन्म था, जन्म था। ब्राह्मणों को बड़े बड़े पैमाने पर जो है अनुदान मिलता था। ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता थी गुप्त काल में बनी रही। ब्राह्मण हर जगह है। ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता थी, सुपीरियरिटी जिसे कहा जाए, श्रेष्ठता बनी रही। बात समझ में आया? जातियों से उपजाति निकले, और यहां तक कि गुप्त काल में विदेशी लोग विजेता के रूप में भारत आए। समाज में उन्हें क्षत्रिय का स्थान मिल गया। ये सारी चीजें आपको जो है सोशल स्ट्रक्चर में जो है आपको देखने को मिलता है। गुप्त काल में मैंने कहा कि अगर गुप्त काल से पहले लोग, जो लोग विदेशी लोग जो विजेता के रूप में आए, लिख लो, गुप्त काल से पूर्व जो विदेशी विजेता के रूप में आए, जो विदेशी बेटा विजेता के रूप में आए, समाज में उन्हें क्षत्रिय का स्थान मिल गया। लिख लो, समाज में उन्हें क्षत्रिय का स्थान मिल गया। लिख लो, समाज में उन्हें बेटा क्षत्रिय का स्थान मिल गया। भूमि और राजस्व के हस्तांतरण के बाद यह जाति अस्तित्व में भी आई। अगर इसकी रिलीजियस यानी कि धार्मिक व्यवस्था की बात की जाए, रिलीजियस पॉलिसी की बात करें, तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजस्व मिलना समाप्त हो गया था। इस काल में कुछ स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ। दो चीजें जान लीजिए, बौद्ध धर्म को राजस्व मिलना समाप्त हो गया। जो बौद्ध धर्म था ना, बौद्ध धर्म को राजस्व मिलना समाप्त हो गया। राजस्व मिलना समाप्त हो गया। इस काल में कुछ स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ। कुछ स्तूप और विहार, स्तूप और विहारों का क्या हुआ बेटा? निर्माण हुआ। नालंदा बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। लिखिए, नालंदा धर्म का केंद्र बन गया, बौद्ध धर्म का केंद्र बन। फायान ने जैन धर्म की चर्चा इसमें नहीं किया, और गुप्त काल में जैन धर्म अवश्य ही उन्नत अवस्था में था। यहां तक कि अगर कहूं कि मथुरा और वल्लभी जो था, श्वेतांबर, चूंकि जैन धर्म दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, तो मथुरा और वल्लभी जो था, लिख लो, मथुरा और वल्लभी, वल्लभी, ये दोनों के दोनों जैन धर्मों का केंद्र बन गया। जैन धर्मों का केंद्र बन गया। मथुरा और वल्लभी जैन धर्मों का केंद्र बन गया बेटा। श्वेतांबर जैन धर्मों का अगर कहा जाए, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले जैन धर्मों का केंद्र बना। श्वेतांबर जैन धर्मों का बेटा केंद्र बना था। क्लियर है सबको? बौद्ध तथा जैन धर्मों के साथ वैदिक धर्म भी अपना विकास कर रहा था, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी बात आप इसमें लिख सकते हैं कि बौद्ध और जैन धर्मों के साथ वैदिक धर्म भी क्या कर रहा था? अपना विकास कर रहा था। और गुप्त शासकों ने धार्मिक रूप से सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। तो ये बात भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं रिलीजियस पॉलिसी में, कि गुप्त शासकों ने धार्मिक रूप से एकदम बीच की जो नीति होती है, तटस्थ होकर जिसे कहते हैं, उस नीति को उसने अपनाया। एक चीज और याद रखिएगा, अगर इसकी इकोनॉमिक व्यवस्था की बात की, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कौन सा? गोल्ड, इशूड बाय जो गुप्त राजा थे, गुप्त एम्परर, उनके अभिलेखों में दिनार कही गई है। उन्हें अभिलेखों में क्या कहा गया है? अभिलेखों में दिनार कहा गया है। अभिलेखों में बेटा दिनार कहा गया है। गुप्त शासकों के जो स्वर्ण सिक्के थे उतने शुद्ध नहीं थे जितना कुषाण शासकों के थे। तो ये भी याद रखिएगा, इनके सिक्के उतने शुद्ध नहीं थे जितने कुषाण शासकों के थे।
जितने बेटा कुषाण शासकों के थे, तो इस बात को भी आपको लिखना है, उतने शुद्ध नहीं थे जितने कुषाण शासकों के। तो ये भी बात आप इसमें लिख सकते हैं, उतने शुद्ध नहीं थे जितना कुषाण शासकों के थे। अगर बात करें हम आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति की बात करें, तो लिखिए आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति की बात लिख लीजिए। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहता है? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। प्राचीन भारत का बेटा स्वर्ण युग कहा जाता है। कला और साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक विकास के कारण इसमें अत्यधिक विकास हुआ, और इस विकास के कारण कहा जाए, अत्यधिक विकास के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को बेटा स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। कौन सा कला बेटा? मंदिर निर्माण कला का जन्म। मंदिर निर्माण कला का जन्म किसमें? गुप्ताज पीरियड में। मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, और गुप्तकालीन उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया है। और याद रखिएगा, मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में नागर शैली में किया गया है। नागर शैली में किया, दो शैलियां होती है, एक नागर शैली, एक बेसर शैली। तो नागर शैली में बेटा किया गया है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको चर्चा परिचर्चा किया गुप्ताज पीरियड को लेकर, बेटा आपको अच्छे तरीके से इनको बार बार रिकॉल करना है। गुप्तकालीन जो मंदिर होते थे, जो टेंपल होते थे, उनकी जो छत होती थी बेटा, अधिकांश सपाट होती थी। शिखर युक्त क्या होते थे? मंदिरों का निर्माण भी जो है इस समय किया गया था। गुप्त काल में उदयगिरी के गुफा के मंदिर का निर्माण भी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति था वीरसेन ने करवाया था। और इस मंदिर में विष्णु के 12 अवतार की मूर्ति स्थापित की गई है। अगला हम बात करें, सब कुछ तो ठीक था भाई, क्यों गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया? क्यों पतन के कारण? पहला, स्कंद गुप्त के काल में हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया। हुड़ चूंकि घुड़सवारी में दक्ष थे और धातु के बने हथियारों का प्रयोग करते, स्वामी सामंतों ने स्थानीय स्तर पर वर्चस्व स्थापित किया और गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक दुर्बल बना दिया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके पतन के कारण थे बेटा। जितने भी लैंड रेवेन्यू वाले ने, जब भी आप किसी सामंत को देंगे, यही काम तो अशोक के समय भी हुआ। स्थानीय स्तर पर इन लोगों ने क्या किया? लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर क्या किया? वर्चस्व स्थापित करके, वर्चस्व स्थापित करके इन लोगों ने वर्चस्व स्थापित करके गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक दुर्बल बना दिया। लिख लो, साम्राज्य को अत्यधिक दुर्बल बना दिया। दुर्बल बना दिया, अत्यधिक दुर्बल बना दिया। ये सब इसके पतन के कारण है बेटा। स्थानीय स्तर पर वर्चस्व स्थापित करके उन्होंने गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक दुर्बल बना दिया। ठीक है। मालवा के जो सामंत थे यशोवर्मन ने हुड़ों को पराजित किया था। ऐसे बहुत से कारण थे। तो ये सब पतन के जो मेन कारण अगर कहा जाए, भाई लैंड रेवेन्यू से ये सब कुछ चलना है, पैसा नहीं रहेगा राज्य कहां से चलेगा? तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, ये इसके पतन के मुख्य कारण थे। तो जब अगली क्लास होगी वो चैप्टर हम लोग 10 पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि 9 चैप्टर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कोई भी एम्परर आपने देखा होगा
तब तक सरवाइव नहीं कर सकता है जब तक उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं हो। और ये इतिहास से आपको सीखना है। इतिहास से यही सब चीजें सीखनी है, कैसे चीजों को हम अच्छा से लेकर चले, कैसे काम करें। तो फिर नेक्स्ट क्लास में जो है बेटा हम इसके आगे चर्चा करेंगे।